तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 4। तो भाई जिन्होंने भी पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे एक बार वो चेक कर लेना। और ठीक है, अभी अपना एपिसोड नंबर 4 शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा था कि जहाँ पे ग्रांबेल और लुमिनस की फाइट हुई थी और फाइनली अभी ग्रांबेल हार चुका है। लेकिन उसी के बाद अपना ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे रीमोरू ने अभी क्रोनोआ के फेस के ऊपर जो मास्क था वो लगा लिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू एंटर करता है उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और ये भाई वो खुद नहीं करता बल्कि ये सारी चीजें यहाँ पे रफाल हैंडल करती है हर टाइम जैसे। और यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि भाई ये वर्ल्ड बहुत ही डार्कनेस वाला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पे लाइट का सोर्स भी होता है। तो वही वो सोच में पड़ता है कि आखिर यहाँ पे लाइट कैसे आ रही है। लेकिन उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि भाई ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, उस वजह से यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है। तो तभी उसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसे कोई तो भी उसके डायरेक्शन में आते हुए दिखता है और वो होती है भाई शिजू। और वो उसे कहते हैं कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं यहाँ पे स्लाइम सान। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि शायद मुझे यहाँ पे तुम्हें सातारो सान कहना चाहिए, मतलब जो उसका ओरिजिनल नेम था ओरिजिनल वर्ल्ड में। तो भाई ये नाम सुन के यहाँ पे और शिजू को देख के उसे बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि शिजू को भी पता था उसके बारे में। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि देखो तुम इतने फॉर्मल होके ऐसी बातें मत कहो, तुम मुझे यहाँ पे रीमोरू कह सकती हो। तो भाई ऐसा एक सिनेरियो होता है जो कि हम लाइट नोवेल में देखते हैं, जहाँ पे रीमोरू और जो शिजू है वो आमने सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि ये जो मेंटल सिनेरियो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब जो लोग यहाँ पे खत्म हो चुके हैं वो यहाँ पे उनके साथ भी इंटरेक्ट कर पा रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू नोटिस करता है कि शिजू ने मास्क भी नहीं पहना और उसके ऊपर जो इफ्रिट के वजह से जो मार्क्स आए थे वो भी नहीं है। तो उसके वजह से यहाँ पे वो क्लियरली शिजू को देख पा रहा है। तो यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि सच में यहाँ पे शिजू जो है वो सच में बहुत ही दिखने में खूबसूरत है। तो यहाँ पे उसका ध्यान जाता है खुद के तरफ कि शायद इसी वजह से मेरा भी जो अपीयरेंस है वो इतना बेहतर है, क्योंकि भाई उसका अपीयरेंस पूरा शिजू के ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पे वो मन ही मन में बहुत ही खुश भी होता है, क्योंकि ऐसी जगह पे उसे एक पहचान का कोई मिल चुका है, मतलब शिजू। उस वजह से भाई उससे थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे ये दोनों मतलब शिजू और रीमोरू आगे जाते हैं और यहाँ पे रीमोरू को फिर से कोई तो भी दिखता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत यंग लड़की होती है, लेकिन वो होती है भाई क्रोनोआ, जिसको देख के यहाँ पे रीमोरू सरप्राइज होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्रोनोआ बहुत ही गुस्से में देखती है कि जैसे वो यहाँ पे उसे खत्म ही कर देगी और पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगी। तो तभी यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि वो यहाँ पे बस क्रोनोआ से बातें करना चाहता है, मतलब वो यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता उससे। और तभी वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले क्रोनोआ ही कुछ बात करती है और यहाँ पे वो रीमोरू से कहती है कि क्या तुम सच में रीमोरू, मतलब उसे यहाँ पे भरोसा नहीं होता कि रीमोरू इस जगह पे सच में आ चुका है। तो भाई इसके वजह से यहाँ पे रीमोरू तो सरप्राइज होता है। लेकिन उसके बाद क्रोनोआ सीधा जाती है रीमोरू के पास और सीधा उसे हक करती है। मतलब ये देख के तो यहाँ पे सच में रीमोरू बहुत ही सरप्राइज होता है कि भाई आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे जो अपनी शिजू होती है वो बहुत ही मुस्कुराती है और वो यहाँ पे क्रोनोआ से कहती है कि तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी हीरो-सामा। मतलब यहाँ पे उसे भी पता चल चुका है कि भाई जो हीरो थी वो क्रोनोआ ही थी, मतलब क्लोई। और यहाँ पे उसे हिनाटा के बारे में भी पता है, जो कि हिनाटा उसके बॉडी में थी। तो वो भी शिजू को सारी चीजें पता है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें शिजू इससे मतलब क्रोनोआ से कहती है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि क्या सच में हमें ऐसी बातें यहाँ पे करनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी है। लेकिन भाई इनके बाहर की दुनिया में मतलब अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में अभी भी फाइट शुरू है, जो कि बहुत ही सीरियस है। लेकिन उसके बाद जब रीमोरू यहाँ पे क्रोनोआ को थोड़ा नजदीक से देख रहा है तो उसे समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे क्लोई और क्रोनोआ बिल्कुल मतलब सिमिलर लग रहे हैं, जैसे कि क्लोई जब बड़ी होगी तो बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। तो उसके बाद यहाँ पे रीमोरू उससे सवाल करता है कि क्या तुम सच में क्रोनोआ हो। और यहाँ पे क्रोनोआ जवाब देती है कि मैं ही क्रोनोआ हूँ। और वह कहती है कि मैं क्लोई का एक इविल पर्सोनिफिकेशन हूँ, जो कि क्लोई के अंदर कैद थी कब से। और उसके बाद वो ये भी बताती है कि वो एक क्लोई की अल्टरनेट पर्सनैलिटी है, जिसे भाई जब हिनाटा ने नाम दिया उसके बाद वो सेल्फ अवेयर हो चुकी थी कि सच में उसकी ये पर्सनैलिटी भी एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर यहाँ पे हिनाटा उसे नाम नहीं देती तो ये कभी भी सेल्फ अवेयर हो ही नहीं पाती। तो उसके बाद यहाँ पे रीमोरू क्रोनोआ से उसका गोल पूछता है कि आखिर तुम्हारा गोल है क्या। लेकिन यहाँ पे रीमोरू ये भी अपने मन ही मन में सोचता है कि भाई अगर यहाँ पे क्रोनोआ का गोल ये है कि वो दुनिया को खत्म करना चाहती है तो उसे यहाँ पे उसे रोकना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि ये बंदी क्लोई की एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी है, तो अगर वो यहाँ पे क्रोनोआ को क्लोई से स्विच कर देता है तो इसका काम वैसे भी बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रोनोआ कुछ दूसरा ही जवाब देती है, क्योंकि यहाँ पे क्रोनोआ कहती है कि अब ये सारी चीजें ठीक है क्योंकि रीमोरू बिल्कुल सेफ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ये सुन के रीमोरू की फट जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो सोचता है कि ऐसी बातें क्यों कर रही है कि भाई मुझे कुछ होने वाला है। मतलब यहाँ पे रीमोरू को समझ नहीं आता कि इतनी डरावनी बात है ये क्यों कर रही है। तो इसी वजह से रीमोरू उसे जवाब देता है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे क्रोनोआ का दिमाग खराब होता है, क्योंकि क्रोनोआ के लिए भाई सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। रीमोरू को नहीं पता वो आगे चल के मरने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्रोनोआ ने ये चीजें बहुत बार देखी है, तो इस वजह से वो बहुत ही गुस्से में आ चुकी है। और वो रीमोरू से कहती है कि आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे रीमोरू बहुत बार मर चुका था पास्ट में, क्योंकि वो कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तो भाई यहाँ पे ये ऐसी चीज है कि रीमोरू ने हर बार लोगों को बचाने के लिए खुद को बहुत बार सैक्रिफाइस किया है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्रोनोआ ये सारी चीजें उससे कहती है। तो भाई यहाँ पे
रिमोरू अभी भी पूरा कंफ्यूज है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे क्रोनोवा से माफी मांग लेता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्रोनोवा उससे पिंक की प्रॉमिस करती है कि वो आगे चल के ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, और यहाँ पे रिमोरू ये सारी चीजें करता भी है। लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि एक मिनट, क्रोनोवा के पास फ्यूचर की मेमोरीज है, तो अगर वो ऐसी चीजें कह रही है तो इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि आगे चल के रिमोरू खत्म होने वाला है। तो भाई तभी यहाँ पे रिमोरू शॉक होता है, और यहाँ पे आगे कुछ सोचने से पहले ही रफाएला के बीच में कहती कि तुम ये जो चीजें सोच रहे हो इसके आगे चल के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब यहाँ पे रिमोरू की मौत हो सकती है, ऐसा रफाएल कंफर्मेशन देती है उसे। तो भाई यहाँ पे रिमोरू के फटके चार होती है, क्योंकि उससे एक सरप्राइज मिला है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि चलो ठीक है, अगर ये चीजें उसे पहले से पता है तो भाई यहाँ पे वो कुछ ना कुछ काउंटर मेजर कर सकता है। अगर वो सरप्राइज में उसे मिलता है तो भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात हो रही है उसके लिए। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू जो है वो क्रोनोवा से क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्लोई ठीक है, मतलब वो कहाँ पे है और क्या उसके साथ हिनाटा भी है। तो यहाँ पे क्रोनोवा बताती है कि क्लोई जो है वो उसके हार्ट के अंदर जो इन्फिनिट प्रिजन है उसके अंदर कैद है। और उसके बाद वो बताती है कि पास्ट में क्रोनोवा वहाँ पे थी, लेकिन जब यहाँ पे यंग क्लोई आई तो उसके वजह से जो रिएक्शन हुआ उसके वजह से उन दोनों ने अपनी प्लेस स्विच कर लिया। मतलब अभी जो ओरिजिनल क्लोई है अपनी, वो अभी जा चुकी है इन्फिनिट प्रिजन के अंदर। और भाई हमको ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे क्रोनो का कुछ 36 का आंकड़ा नहीं है क्लोई के साथ, बल्कि क्रोनोवा का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है क्लोई के साथ। और उसे भी पता है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो क्लोई की है और वो एक अल्टरनेट सेल्फ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर हिनाटा कहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्रोनोवा जवाब देते हैं कि हिनाटा सच में अभी मर चुकी है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरू पूरा फ्रोज हो जाता है, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे लुमिनस ने उससे कहा था कि भाई क्रोनोवा के बॉडी के अंदर क्लोई और हिनाटा की सोल है और ये दोनों पास में गए थे, तो अगर क्लोई है तो भाई हिनाटा भी होनी चाहिए। तो उसी की वजह से वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब हिनाटा भी ठीक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रोनोवा एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ग्रांबेल ने उसके ऊपर अटैक किया तो ग्रांबेल के अटैक इतने पावरफुल है कि वो एक सोल को भी खत्म कर सकते हैं, जो कि हिनाटा के साथ हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हिनाटा क्लोई के साथ पास्ट में गई तो वो क्लोई के वजह से हुआ, क्योंकि क्लोई ने उसकी जो सोल है वो एब्जॉर्ब कर ली और उसके वजह से हिनाटा वहां पे सर्वाइव कर पाई। लेकिन अगर यहाँ पे हिनाटा खुद होके सर्वाइव करना चाहती पास्ट में तो भाई वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सिर्फ क्लोई के वजह से ही वो वहां पे सर्वाइव कर पाई। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को अभी भी समझ नहीं आता, क्योंकि पास में लुमिनस ने उससे बातें कर रखी है, मतलब हिनाटा से, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद हिनाटा ने ही क्रोनोवा को उसका नाम दिया था, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि भाई हिनाटा जिंदा ना हो। तो भाई यहाँ पे क्रोनोवा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो वो बताती है कि यहाँ पे जो हिनाटा की सोल है जो कि क्लोई के साथ थी, वो बस उसकी एक रेसिड्यू सोल थी, मतलब उसका जो 100% पोर्शन था उसके सोल का, उसका बहुत ही छोटा हिस्सा जो कि बचा हुआ था, और वो छोटा हिस्सा उसके यूनिक स्किल के अंदर स्टोर था, मतलब उसकी जो मैथमेटिशियन स्किल है उसके अंदर। तो भाई हमने देखा है कि उसकी जो यूसोपर स्किल है वो गायब हो चुकी थी और वो क्रोनोवा को मिल गई थी, लेकिन क्रोनोवा ने उसकी जो मैथमेटिशियन स्किल है वो नहीं एब्जॉर्ब की, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रोनोवा उस स्किल को भी एब्जॉर्ब करती तो भाई हिनाटा का कॉन्शियसनेस भी चला जाता, क्योंकि उसी स्किल के अंदर हिनाटा की जो कॉन्शियसनेस थी और उसका जो पोर्शन ऑफ सोल था वो उस स्किल के अंदर थी। मतलब यहाँ पे उसकी जो स्किल है वो एक वेसल का काम कर रही है और उसके अंदर उसकी जो बची हुई सोल है वो थी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू क्रोनोवा को देखता है, वो बहुत ही सीरियसली ऐसी बातें करती है, तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये बंदी झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन यहाँ पे रिमोरू के दिमाग में एक और सवाल आता है कि ये जो स्किल थी उसकी मैथमेटिशियन, वो उसके सोल से बॉर्न हुई थी, तो अगर यहाँ पे वो उसकी स्किल को फिर से उसके बॉडी के अंदर डाल देता है तो हम फिर से यहाँ पे हिनाटा को रिजरेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये सुन के ही यहाँ पे क्रोनो कहते हैं कि मुझे पता है रिमोरू तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन पास में जब वो क्लोई थी उसने भी यही सोचा था, लेकिन भाई ये चीजें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा की जो कुछ बची हुई सोल है वो भाई इन्फिनिट प्रिजन के अंदर सील है और वो जगह बहुत ही खतरनाक केओटिक वर्ल्ड है, मतलब वहां पे सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती है। और ये चीजें क्रोनो का इस वजह से पता है क्योंकि क्रोनोवा पहले वहां पे ही थी, तो उस वजह से वो कहते हैं कि यहाँ पे जो मैथमेटिशियन स्किल है हिनाटा की, जो कि एक वेसल की तरह काम कर रही है, वो भी वही वहां पे बिल्कुल अभी तक तो मिक्स हो गई होगी। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू को याद आता है कि वेल्डोरा कैसे बच गया, क्योंकि वेल्डोरा का भी जो अपनी ट्रू हीरो क्रोना उसने इन्फिनिट प्रिजन के अंदर ही सील करके रखा था, लेकिन वेल्डोरा बच गया। तो हमको बताया जाता है कि भाई वेल्डोरा एक बहुत ही खतरनाक एग्जिस्टेंस है जो कि इतना पावरफुल है और उसका ईगो इतना पावरफुल है और इतना बड़ा है और उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, और उस वजह से उसने खुद को
रिवाइव कर लिया। मतलब यहाँ पे उसमें रिमोरू का इतना हाथ नहीं था। लेकिन अगर हम यहाँ पे हिनाटा की बात करते हैं तो भाई हिनाटा के लिए सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और अगर वो यहाँ पे एक सेंट भी बन जाती है तब भी पॉसिबल नहीं है कि वो इस चीज को अकम्प्लिश कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे रिमोरू अभी भी हार नहीं मानता, वो सोचता है कि भाई उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तब भी यहाँ पे जो शिजू है वो कहते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे जो हिनाटा है वो भाई इतने जल्दी हार नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे शिजू उसकी टीचर रह चुकी है तो उसे पता है हिनाटा कैसी है। तो इस वजह से शिजू कहती है कि हमें उसे आवाज देना चाहिए और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो भाई ये देख के यहाँ पे रिमोरू बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला कोई तो मिल चुका है, क्योंकि वो भी थोड़ा डिप्रेस हो चुका था इस टाइम पे। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि वो कुछ भी करके यहाँ पे क्लोई और हिनाटा की मदद करना चाहता है, तो क्या उसका कुछ सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्रोनोवा जवाब देती है कि अभी वो शांत हो चुकी है, मतलब वो पहले बहुत ही भाई रेज में थी लेकिन फाइनली वो अभी शांत हो चुकी है। तो उस वजह से उसका जो काउंटर पार्ट है, मतलब उसके जो अल्टरनेट पर्सनैलिटी है क्लोई, वो उसको अभी महसूस कर पा रही है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्फिनिट प्रिजन को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो भाई इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसकी बॉडी यहाँ पे तबाह हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फिनिट प्रिजन के अंदर उसने जो रिमेनिंग एनर्जी है उसकी वो भाई स्टोर करके रखी है। तो अगर वो उसको डीएक्टिवेट करती है तो इतनी एनर्जी निकलेगी कि वो भाई वेल्डोरा को राइवल करेगी। तो उस हिसाब से उसकी बॉडी बिल्कुल भी उससे हैंडल नहीं कर पाएगी। मतलब वेल्डोरा होता तो कर पाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोनो और क्लोई की बात चल रही है तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू के दिमाग में दो चीजें आती है कि अगर वो यहाँ पे विजडम किंग राफेल को इस्तेमाल करके एक तो जो इन्फिनिट प्रिजन है उसके अंदर की एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है और उसकी मदद से वो क्लोई और हिनाटा की मदद कर पाएगा, और दूसरी चीज वो ये सोचता है कि हम यहाँ पे इन्फिनिट प्रिजन को डीएक्टिवेट करेंगे ही नहीं, बस बाहर से उसे ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे कि आखिर करना क्या है। तो भाई ये सुन के ही यहाँ पे राफेल जवाब देते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राफेल के पास एक्सेस ही नहीं है कि वो ऐसी चीजें कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट होता है, मतलब उसको इंफॉर्मेशन पार्टिकल कहा जाता है, उसके साथ इंटरफेयर करने की राफेल के पास परमिशन नहीं है। तो उस वजह से वो यहाँ पे इन्फिनिट प्रिजन को भी एक्सेस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हमको जो इन्फॉर्मेशन पार्टिकल है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर ये चीज क्या है। तो भाई इन्फॉर्मेशन पार्टिकल एक ऐसी चीज है जो कि स्पिरिट्रॉन से भी छोटी है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी, और दुनिया में जितने भी मैटर है, मतलब इस दुनिया में कुछ भी ले लो, उन सब के अंदर इन्फॉर्मेशन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। लेकिन तभी उसके बाद क्रोनोवा का ध्यान जाता है रिमोरू की तरफ, तो उस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे इन्फिनिट प्रिजन के जो भी एक्सेस है वो भाई रिमोरू को दे देगी, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू कुछ ना कुछ कर सकता है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के रिमोरू शॉक होता है, लेकिन उसके बाद वो ये समझ जाता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पार्टिकल है उसको भाई जो अपनी राफेल है वो एक्सेस कर सकती है और उसके साथ इंटरफेयर भी कर सकती है। लेकिन उसके बाद पहले परमिशन नहीं थी, लेकिन अभी उसे वो परमिशन मिल चुकी है। और तभी उसके बाद भाई हम सबको पता है राफेल कैसी है, यहाँ पे राफेल को परमिशन मिल चुकी है, तो उस वजह से उसे भाई जो भी ट्राई और एरर करने हैं वो सारी चीजें शुरू कर देती है, इवन वो रिमोरू से भी नहीं पूछती यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले जो राफेल है वो इवॉल्व करती है क्रोनोवा की यूनिक स्किल को, मतलब उसकी इन्फिनिट प्रिजन, एब्सोल्यूट सेवरेंस और यूजरपर, इन तीनों स्किल को मिक्स करके वो एक अल्टीमेट स्किल बनाती है जिसका नाम होता है स्पेस टाइम किंग योक सोतुत। तो भाई इस चीज का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही घटिया, पता नहीं क्या है, तो भाई तुम एक बार देख लेना। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई यहाँ पे राफेल ने परमिशन भी नहीं मांगी ऐसी चीजें करने के लिए, लेकिन वो सोचता है कि भाई वो उसकी स्किल नहीं है तो यहाँ पे बनता नहीं है उससे परमिशन लेना। तो यहाँ पे क्लोई और क्रोनोवा को एक अल्टीमेट स्किल तो मिल ही चुकी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो उसकी अल्टरनेट पर्सनैलिटी है, मतलब क्रोनोवा जो कि क्लोई की अल्टरनेट पर्सनैलिटी थी, वो भी एक इन्फॉर्मेशन पार्टिकल एंटिटी बन चुकी है, मतलब जिसको हम मानस कहते हैं। तो उस वजह से उसे भी ऑथोरिटी मिल चुकी है सारी चीजों को, मतलब सारी स्किल को इस्तेमाल करने का और क्लोई के साथ स्विच करने के लिए। मतलब भाई वो पहले से अभी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मतलब पहले उसके पास इतनी ऑथोरिटी नहीं थी, लेकिन भाई अभी उसके पास बहुत ऑथोरिटी और बहुत पावर भी आ चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई ऐसी चीजें करना ठीक तो होगा या नहीं, लेकिन वो बाकी लोगों को देखता है और सब नॉर्मल होते तो वो सोचता है कि ठीक है भाई कुछ कहना नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे क्रोनोवा सीधा रिमोरू को आके हक कर लेती है और वो कहती है कि रिमोरू हमेशा बहुत ही रेकलेस चीजें करता है, लेकिन उसी के लिए वो उसे पसंद भी करती है। तभी वो उसके गाल के ऊपर किस कर लेती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू बहुत ही शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके दूसरे साइड में भाई क्लोई भी आ चुकी है, मतलब यहाँ पे भाई क्लोई फाइनली अभी रिवाइव हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू देखता है इन दोनों को और ये बिल्कुल आइडेंटिकल लगते हैं, और भाई ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरू भी बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो अपनी फैंटेसीज में लग जाता है कि भाई बीच में सैंडविच हो रखा है दोनों लड़कियों के बीच जो कि पूरी आइडेंटिकल है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचने में कुछ भी कमी नहीं रखता, लेकिन तभी उसके बाद वो देखता है कि भाई शिजू भी ये सारी चीजों को देख रही है, लेकिन शिजू के अलावा भी एक और बंदी है जो कि उसे देख रही है, और वो
होती है भाई हिनाटा और वो उससे कहते कि शायद तुम्हें यहाँ पे बहुत ही मजे आ रहे हैं रिमोरू। और भाई ये देख के बेचारा रिमोरू फिर से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे उसका ध्यान भी नहीं था कि हिनाटा रिवाइव हो चुकी है और भाई वो ऐसे ख्यालों में लग चुका है। और यही चीज यहाँ पे हिनाटा उससे कहती है। तो भाई उसे पता है कि वो अभी फंस चुका है, तो उस वजह से वो सोचता है कि भाई जल्दी से करके कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए। और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे हिनाटा की तारीफ करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन भाई जैसे ही वो कुछ कहने जाता है हिनाटा उसे रोक देती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारी तारीफ नहीं सुननी, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा को पहले ही पता था ये बंदा क्या करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन उसके बाद वो बहुत ही सिंसियरली कहता है कि मैं फाइनली बहुत ही खुश हूँ कि तुम अभी ठीक हो। तो भाई यहाँ पे हिनाटा भी बहुत ही जेन्युइनली उसे थैंक यू कहती है और यहाँ पे उसके गाल भी थोड़े लाल हो जाती है। तो ये देख के रिमोरू अपना भाई फिर से कोई ना कोई थ्योरी निकलता है। वो सोचता है कि शायद ये पैर में पड़ चुके हैं मेरे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी रफाएल आके कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसके बाद हिनाटा यहाँ पे रिमोरू को इग्नोर करके जाती है शिज़ू के पास, जो कि फाइनली उसके सेंसे के साथ रियूनाइट हो रही है। और वो माफी मांगती है कि उसने यहाँ पे शिज़ू को बहुत तकलीफ दी, मतलब जब वो हीरो थी उस टाइम से, तो वो यहाँ पे उस वजह से उसे सॉरी कहती है। लेकिन यहाँ पे शिज़ू से कहते कि देखो इसमें तुम्हारी थोड़ी भी गलती नहीं है और यहाँ पे माफी मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे शिज़ू उससे पहचान नहीं पाई थी, जबकि जो हीरो थी उसके साथ वो हिनाटा ही थी। तो भाई यहाँ पे ये दोनों हक करते हैं। लेकिन ये सीन देख के यहाँ पे अपना रिमोरू सोचता है कि भाई उससे भी रोना है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है खुद को। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे शिज़ू से कहती है, मतलब हिनाटा से, कि तुम्हारी विल इतनी पावरफुल है हिनाटा कि तुम्हारे उसी विल और तुम्हारी सोल की वजह से जो तुम्हारी स्किल थी मैथमेटिशियन वो बनी और उसी की वजह से तुम अभी जिंदा हो। मतलब अगर मैथमेटिशियन स्किल नहीं होती तो भाई उसकी जो बची हुई सोल है वो भी कभी बच नहीं पाती। मतलब उसी के इतनी पावरफुल विल की वजह से हिनाटा अभी इस जगह पे रिवाइव हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि अभी जो उसकी पावर है, उसकी स्किल है, वो भी जा चुकी है। तो भाई यहाँ पे उससे शिज़ू कहती है कि देखो इसका मतलब ये है कि उन स्किल की अभी तुम्हें जरूरत नहीं है और तुम आगे चल के बिल्कुल ग्रो करोगी और तुम्हें और ज्यादा पावर मिलेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा एक क्वेश्चन पूछते कि क्या मैं सच में रिवाइव हो भी पाऊंगी। तो भाई यहाँ पे शिज़ू कहती है कि तुम्हें इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी मन ही मन में इसका जवाब जानती हो। क्योंकि भाई ये दोनों देखती है रिमोरू की तरफ और यहाँ पे इन तीनों की उम्मीद वैसे भी रिमोरू के ऊपर ही टिकी हुई है। लेकिन उसके बाद भाई हिनाटा देखती है कि अभी भी रिमोरू को क्लोई और क्रोनोवा ने हक करके रखा है, मतलब ये दोनों अभी भी उसे छोड़ नहीं रही है। तो इसी की वजह से हिनाटा उसे कहती है कि आखिर तुम दोनों का कितने देर तक प्लान है ऐसे ही रहने का। लेकिन भाई यहाँ पे क्लोई और क्रोनोवा अभी भी सुनती नहीं है, क्योंकि वो कहते कि हम 2000 साल बाद यहाँ पे रिमोरू से मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे उसे नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शिज़ू बीच में आती है और वो कहती है कि देखो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से जाना है। और यहाँ पे वो हिनाटा को भी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अच्छे से रिवाइव हो जाओगी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो। लेकिन यहाँ पे शिज़ू जवाब देती है कि मैं यहाँ पे बस एक इल्यूजन हूँ जो कि तुमने क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। इस वजह से रिमोरू ने जैसा सोचा वैसे ही चीजें यहाँ पे हुई और उसी के वजह से शिज़ू का एग्जिस्टेंस यहाँ पे आया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शिज़ू कहती भी है कि वो यहाँ पे आके बहुत ही खुश है, क्योंकि उसे फाइनली क्लोई और क्रोनोवा को देखने मिला और उसके बाद उसने हिनाटा को भी देखा, जो कि बहुत ही ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी के बच्चे भी है वो भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन उसे जो रिग्रेट था वो भी अभी क्लियर हो चुका है कि लियोन के साथ जो सारी चीजें हुई, और उसे पता चल चुका है भाई लियोन इतना बुरा बंदा नहीं था, बल्कि उसके इंटेंशन बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद जब रिमोरू ने लियोन को पंच भी किया तो उसके वजह से भी यहाँ पे जो भी रिग्रेट थे शिज़ू के वो भी भाई अभी पूरे क्लियर हो चुके हैं और वो बहुत ही खुश है अभी। तो उसके बाद यहाँ पे जाते जाते शिज़ू रिमोरू से कहते हैं कि मैं यहाँ पे हिनाटा को तुम्हारे हाथ पे छोड़ के जा रही हूँ, तो तुम उसका ख्याल रखना। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि रिमोरू बिल्कुल ऐसा करेगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भाई हिनाटा भी कहती है रिमोरू से कि मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर रही हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करोगे। मतलब भाई इन तीनों का भरोसा अभी रिमोरू के ऊपर है और उस वजह से रिमोरू भाई बहुत ही सोचने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो भाई सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे रिमोरू वही सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि भाई वो ऐसे टाइम पे ऐसी चीजें नहीं सोच सकता, क्योंकि वो इन तीनों की उम्मीद पे खरा उतरना चाहता है। और यहाँ पे उससे भी ज्यादा टेंशन में भाई और बहुत ज्यादा एंशियस है हिनाटा, क्योंकि उसकी लाइफ उस पर डिपेंड है। क्योंकि अगर यहाँ पे रिमोरू फेल होता है तो भाई हिनाटा का नामो निशान चला जाएगा। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि वो यहाँ पे हार नहीं मान सकता और भाई वो यहाँ पे डिक्लेयर करता है कि वो बिल्कुल सारी चीजें ठीक कर देगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू जो है उस माइंडस्केप से, मतलब उस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकलता है अपने ओरिजिनल वर्ल्ड पे। और तभी उसके बाद रिमोरू अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसकी ह्यूमन बॉडी अभी भी उसी पोजीशन में है। लेकिन उसके बाद वो याद करता है कि आखिरी में उसने जो स्माइल देखी थी वो देखी थी शिज़ू की, जो कि उसे बहुत ही चीयरफुल लगी
की, तो वो सोचता है कि भाई वो अभी कुछ भी गलत चीजें नहीं करेगा जिससे भाई वो स्माइल जो है वो फेड हो जाए। लेकिन यहाँ पे रिमोरो के वापस आने के बाद सबसे पहले वेल्डोरा नोटिस करता है, वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ठीक हो। और तभी उसके बाद लियोन उससे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ही तुमने वो मास्क लगाया तो भाई क्रोनोआ जो है वो रुक गई और नीचे गिर गई। तो भाई यहाँ पे रिमोरो इन दोनों से कहता है कि मैं सारी चीजें तुम लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बस तुम यहाँ पे दोनों चौकन्ना रहो ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो भाई यहाँ पे लियोन तो मान जाता है, लेकिन उसके बाद वेल्डोरा कहता है कि देखो मुझे बाद में सारी चीजें एक्सप्लेन कर देना। तो भाई यहाँ पे रिमोरो ने इस वजह से इन दोनों को ऐसा कहा है कि वो सोचता है कि अगर यहाँ पे यूकी वापस आ गया तो भाई कोई ना कोई चाहिए उसे हैंडल करने के लिए, ताकि यहाँ पे रिमोरो क्लोई और हिनाटा को रिवाइव करते वक्त डिस्टर्ब ना हो। तो तभी उसके बाद रिमोरो देखता है हिनाटा को कि आखिर उसकी बॉडी है कहाँ पे, और वो देखता है कि यहाँ पे जो हिनाटा की बॉडी है वो अभी फाइनली हील हो चुकी है। उसके चेस्ट के अंदर जो छेद हो चुका था ग्रानबेल की वजह से वो अभी टोटली हील हो चुका है, और उस वजह से यहाँ पे उसका थोड़ा ड्रेस भी खराब हो चुका है। तो उस वजह से यहाँ पे रिमोरो उसके ऊपर एक कोट डाल देता है ताकि भाई फिर से जब हिनाटा उठे तो भाई वो उसके तरफ घूर के ना देखे, मतलब यहाँ पे वो पहले ही अपने डिफेंस में सारी चीजें करके रख रहा है। तो भाई उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर रिमोरो यहाँ पे करने क्या वाला है। तो भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजरेक्शन मैजिक, जो कि यहाँ पे रिमोरो को करना भी है। और उसके बाद यहाँ पे जो हिनाटा की सोल है जो कि उसके मैथमेटिशियन स्किल के अंदर है, जो कि क्लोई के स्किल के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मतलब लेयर के ऊपर लेयर है। तो इस वजह से ये चीजें अगर रिमोरो अकेला करता है वो भाई बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्किल मर्ज तो हो चुकी है, लेकिन अगर उसे भाई निकालना है तो ये बहुत ही हार्ड चीज है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो उन सोल को और उन स्किल को उधर से निकालता है ताकि भाई उन दोनों की स्किल जो है और उन दोनों की सोल जो है वो सेपरेट हो जाए, तो वहां पे उससे जो एनर्जी वहां से निकल रही है उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी की वजह से रिमोरो सोचता है कि भाई उसे यहाँ पे मदद की जरूरत है, और तभी वो आवाज देता है यहाँ पे लूमिनस को इन चीजों में मदद करने के लिए। तो भाई उसके वजह से अपना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे लूमिनस की तरफ, जहाँ पे उसने फाइनल अटैक कर दिया है ग्रानबेल के ऊपर। वो यहाँ पे हार चुका है और वो अभी मरने ही वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वो हार चुका है, उसका प्लान फेल हो चुका है और वो यहाँ पे मरने वाला है। ये बंदा तभी भी बहुत ही पीसफुल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें उसे चाहिए थी वो सारी सक्सेसफुल हो चुकी हो। तो भाई यहाँ पे लूमिनस को समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों है। तो भाई यहाँ पे ग्रानबेल का ऐसा सोचना होता है कि अगर वो यहाँ पे खुद होके इन सारी प्रॉब्लम को नहीं निपटा सकता तो वो ह्यूमैनिटी को कैसे बचाएगा। मतलब इतनी नॉर्मल फाइट वो नहीं जीत पा रहा है, तो ह्यूमैनिटी को बचाना वो भी अकेले वो नियरली इम्पॉसिबल है। तो उसकी वजह से उसने यहाँ पे जो हीरो है उसको अवेकन किया ताकि भाई अगर इसके हाथ तो दुनिया खत्म भी होती है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीजें यहाँ पे लूमिनस को भी समझ में आ चुकी है, और इसी की वजह से वो उसके साथ फाइट भी करती है और उसे हरा भी देती है। क्योंकि यहाँ पे लूमिनस को अभी समझ में आ चुका है कि ग्रानबेल का ये प्लान नहीं था कि भाई वो क्रोनोआ को अवेकन करके उस दुनिया के ऊपर जिंदा छोड़ देगा कि भाई जा सबको खत्म कर दे। उसका प्लान ऐसा नहीं था, बल्कि वो यहाँ पे क्रोनोआ को जो कि एक ट्रू हीरो है उसे अवेकन करके ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था। क्योंकि भाई हमने लास्ट टाइम देखा था कि ग्रानबेल भी एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा था कि अगर वो यहाँ पे खुद फेल हो रहा है और खुद इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन सारी चीजों को कर पाएगा, तो वो एक ऐसे बंदे पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा वो उससे ज्यादा पावरफुल है, और जो है भाई ट्रू हीरो क्रोनोआ। और वही चीज उसने की ताकि भाई सारी ह्यूमैनिटी को एक उम्मीद मिल सके। तो वही यहाँ पे ग्रानबेल जो कि नीचे गिरा हुआ है वो भी यही कहता है कि उसकी जो पावर है मतलब ग्रानबेल की, वो उस हीरो के सामने कुछ भी नहीं है। जो कि उसके पास टाइम की पावर है, जो कि इतनी पावरफुल भी है, वो उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। और उसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पे तुम मतलब डीमन लॉर्ड लूमिनस, डीमन लॉर्ड रिमोरो और जो अपनी ट्रू हीरो क्रोनोआ है, अगर वो साथ में काम करते हैं तो भाई इस चीज को अकम्प्लिश किया जा सकता है। क्योंकि उसे पता है वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो अकेला था और इन चीजों को वो नहीं कर पाया, इसी वजह से वो ऐसी चीजें करता है। मतलब यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में लगा था कि भाई ग्रानबेल का ऐसा प्लान है कि वो सबको तबाह करना चाहता है, लेकिन नहीं भाई आखिर तक ये बंदा ट्रू हीरो जैसे ही काम करता है। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे लूमिनस को आवाज आती है रिमोरो की, और वो समझ जाती है कि भाई शायद रिमोरो ने उसका काम कर दिया है, और शायद अभी यहाँ पे जो क्लोई और क्रोनोआ है वो शायद अवेकन हो चुके हैं, मतलब उनको अभी रिवाइव करना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लूमिनस जो है वो ओपनली तारीफ नहीं करती रिमोरो की। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जाते जाते लूमिनस ग्रानबेल से कहती है कि देखो अभी तुम आराम से जा सकते हो, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पे संभाल लूंगी। क्योंकि भाई लूमिनस को भी पता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पे वो ग्रानबेल को, जो कि अभी भाई खत्म हो रहा है और उसने अपनी लाइफ फोर्स भी पूरी खत्म कर दिया, तभी भी उसे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करके उसे बचा सकती है। लेकिन उसे भी पता है कि भाई ग्रानबेल को ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे लूमिनस निकल ही रही होती, तो यहाँ पे ग्रानबेल उसे रोकता है और वो कहता है कि उसकी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, और वो होती है कि वो उसकी जो उम्मीद है वो उस लड़के को देना चाहता है। मतलब यहाँ पे जो क्लोई है मतलब क्रोनोआ है, जो कि ओरिजिनल ट्रू हीरो है, उसके पास, क्योंकि भाई वो ही एक अकेली बंदी है जो कि ग्रानबेल के सारे जो अधूरे काम है वो पूरी कर सकती है एज अ ट्रू हीरो। तो यहाँ पे लूमिनस इस चीज को सुन के थोड़ा पहले हिचकिचाती है, लेकिन वो फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और भाई उसी के साथ यहाँ पे फाइनली ग्रानबेल की मौत हो जाती है, जो कि भाई एक एक्स हीरो था और फाइनली वो अभी इस दुनिया से वैनिश हो चुका है। मतलब उसने आखिरी तक भाई एक ट्रू हीरो का
काम किया। तो भाई वहाँ पे उसके तरीके बहुत गलत थे, मतलब उसने बहुत सारी चीजें गलत भी की, लेकिन भाई उसका जो फाइनल कंक्लूजन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एज अ ट्रू हीरो। तो तभी भाई उसके बाद लुमिना जाती है रिमोरो के पास और वो उससे माफी मांगती है कि भाई उससे आने में देर हो गई। तो भाई ये सुनते ही रिमोरो समझ जाता है कि ये कौन है, क्योंकि उसकी जो एरोगेंट टोन होती है उससे रिमोरो को अंदाजा आ जाता है कि भाई ये लुमिनस ही है। लेकिन उसके बाद रिमोरो देखता है लुमिनस को, जिसने भाई इतनी खतरनाक फाइट की है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है। तो तभी उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि आखिर उन दोनों का यहाँ पे करना क्या है। और यहाँ पे रिमोरो कहता है कि सबसे पहले वो यहाँ पे क्लोई की जो इन्फिनिट प्रिजन है उसके साथ इंटरफेयर करेगा और तभी यहाँ पे लुमिनस को मौका मिलेगा और उसी टाइम पे उसे हिनाटा की जो सोल है उसे वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि अगर वहां पे सफिशिएंट एनर्जी नहीं रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लुमिनस कहती है कि टेंशन मत लो, मैं उन सारी चीजों को आराम से हैंडल कर लूंगी। और तभी भाई यहाँ पे लुमिनस जो है वो अपनी स्किल इस्तेमाल करती है रीबर्थ, और यहाँ पे रिमोरो भी देखते ही रहता है और उसे देख के समझ में आ जाता है कि भाई लुमिनस बहुत ही खतरनाक स्किल इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जब रिमोरो उससे एनालाइज करने की कोशिश करता है तो भाई वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी पावर है वो भाई आ रही है उसकी अल्टीमेट स्किल से, तो इस वजह से वो उसे एनालाइज भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद यहाँ पे जो रिमोरो है वो भाई आइसोलेशन की मदद से यहाँ पे हिनाटा की सोल आइसोलेट करता है और उसके बाद यहाँ पे लुमिनस उसे एक्सट्रैक्ट करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे लुमिनस की वजह से हिनाटा रिजरेक्ट हो चुकी है, मतलब धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी अभी ठीक हो रही है और उसमें जान आ रही है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे क्रोनोआ को भी देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो भाई हिनाटा की सोल थी जो कि इंटरफेरेंस था एक, वो अभी निकल चुका है। तो उसकी वजह से उसकी भी बॉडी अभी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है और उस वजह से वो पहले जितनी खूबसूरत थी उससे भी ज्यादा हो चुकी है, मतलब एज अ ह्यूमन वो लगती नहीं कि भाई ये सच में एक ह्यूमन लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद रिमोरो देखता है कि उसकी आंखें अभी खुल रही है, मतलब क्रोनोआ की, और वो सोचता है कि क्या अभी क्रोनोआ अवेकन होगी या क्लोई। तो तभी यहाँ पे क्लोई उठती है और वो रिमोरो के पास जाके सीधा हक करती है और यहाँ पे वो रिमोरो सान भी कहती है। तो उस वजह से रिमोरो समझ जाता है कि भाई ये जो अवेकन हुई है वो है क्लोई। तो यहाँ पे रिमोरो नोटिस करता है कि यार ये सच में बड़ी हो चुकी है अभी। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद वो फिर से अपने जो यंग फॉर्म था उसका चाइल्ड वाला उसमें आ जाती है और अभी भी उसने उसका जो ब्लैक आर्मर था वो पहन रखा है जो कि उसके क्रोनोआ के फॉर्म में था। तो भाई वो अभी भी उसके छोटे फॉर्म में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि वो भाई एक छोटी लड़की को हक कर रहा है, तो अगर ये बाकी लोग देखेंगे तो वही वो सच में बहुत ही गुस्से में आने वाले हैं। और यहाँ पे उसी की वजह से हिनाटा उसे फिर से घूर के देखती है, मतलब उसने बचने की कोशिश तो की लेकिन भाई वो फिर से पकड़ा जा चुका है। और भाई ये चीज देखता है यहाँ पे लियोन। अब समझ लियोन देख रहा है क्लोई को हक करते हुए और उसका कितना दिमाग खराब होगा। तो उसी की वजह से रिमोरो को वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो इन सबके बीच में फंस चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि क्रोनोआ भी रिवाइव हो चुकी है, क्लोई भी और हिनाटा भी, मतलब लगभग सारी चीजें ठीक हो चुकी है। लेकिन वो सोचता है कि उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो भाई अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई इस बीच में। तो उस वजह से सोचता है कि हम इन सारी बातों को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी बिल्कुल भी उस माइंड में नहीं है, उस प्रेजेंस में नहीं है कि वो इन सारी चीजों को अभी एक्सप्लेन कर पाए। तो उस वजह से वो सोचता है कि हम इस चीज को अगले टाइम में कभी या अगले दिन में डिस्कस करेंगे। और भाई सब ये चीजें मान भी जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे जो बैटल है इनका वो भाई फाइनली कंक्लूड हो चुका है। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे जो म्यूजिशियन है उनका भाई अभी भी म्यूजिक चल रहा होता है, मतलब वो पूरे फाइट के दौरान ही म्यूजिक बजा रहे हैं। तो भाई ये देख के रिमोरो भी उनकी तारीफ करता है कि तुमने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया, मतलब सोचो यहाँ पे इतनी खतरनाक फाइट चल रही है और बैकग्राउंड म्यूजिक अभी भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो डिस्कस करता है और वो यहाँ पे क्लोई से कहता है कि शायद क्लोई की जो पावर है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो भाई यहाँ पे लुमिनस कहते हैं कि तुम शायद सपना देख रहे हो। लेकिन इसी चीज को भाई फिर से कहता है अपना वेल्डोरा और कहता है कि रिमोरो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोई की पावर है वो क्रोनोआ से भी अभी ज्यादा हो चुकी है। तो भाई वेल्डोरा की आवाज सुनते ही लुमिनस का दिमाग खराब होता है और वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, आखिर तुमसे किसने तुम्हारा ओपिनियन मांगा है। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा और रिमोरो समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे अगर वो फिर से बातें करते हैं तो भाई यहाँ पे लुमिनस फिर से स्नैप हो जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और वो होता है लियोन। वैसे ऐसी हरकतें तो हर बार वेल्डोरा करता है, लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा भी समझ चुका है। लेकिन भाई लियोन अपने ही मूड में है और वो कहता है कि यहाँ पे जो रिमोरो और वेल्डोरा ने कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोई है वो पहले ही बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो अभी क्रोनोआ से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सच में सोच में पड़ जाता है और उसे पता है कि जैसा लियोन खुद को पोर्ट्रे करता है और सब लोगों को लगता है वो बिल्कुल वैसा भी नहीं है। इवन उसको रामिरेस ने भी कहा था कि भाई ये कराए हुए भी है, जो कि बहुत ही रोते रहता है। और यहाँ पे रिमोरो को भी पता चल चुका है कि इसकी पर्सनैलिटी सच में ऐसे नहीं है, वो बहुत ही डिफरेंट लगती है सब लोगों को, लेकिन एक्चुअली में ये भाई नॉर्मल बंदा है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे क्लोई उससे कहती है कि देखो लियोन ओनिजन, मतलब वो उसको बड़ा भाई कहती है, और उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही मुझ पे अटैच रहे तो तुम्हें सच में जिंदगी में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। और यहाँ पे लियोन को बातें सुनाने के
बाद क्लोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती है और वो यहाँ पे सबसे कहती है कि यहाँ पे उसके पास जो हीरो एक था वो भाई फाइनली अवेकन हो चुका है। लेकिन उसके बाद वो एक और चीज कहती है कि जो हीरो एक उसके पास था और जो हिनाटा के पास था वो भी उसे मिल चुका है, मतलब उसके पास 2 हीरो के एक आ चुके हैं और वो यहाँ पे फाइनली अवेकन हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो यहाँ पे कुछ कह नहीं जाता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उससे याद आता है कि भाई अभी भी इन सारी चीजों के ऊपर शायद गाय क्रिम्सन अभी भी नजर रखे हुए है, मतलब वो इन सारी चीजों को सुन सकता है। तो तभी क्लोई उसे कहते कि टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी कोई भी हमारी बातें सुन रहा है, क्योंकि भाई इस मोमेंट पे क्लोई बहुत ही पावरफुल है और वो सारी चीजों को सेंस भी कर सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू को एक और चीज रियलाइज होती है कि यहाँ पे शायद अभी भी हिनाटा और क्लोई कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुई है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हिनाटा के अंदर का ट्रू हीरो एक था वो भाई आ चुका है क्लोई के अंदर। तो रियलिटी में ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये शायद कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई उसे बाद में रियलाइज होता है कि क्लोई जिस टाइम से गुजरी है और जिस हार्ड वर्क से गुजरी है वो भाई बहुत ज्यादा है। मतलब सोचो इतने हजारों साल तक एक ही चीज को रिपीट करना और वो भी अकेले, मतलब हिनाटा उसके साथ थी लेकिन उसके बावजूद भी भाई हर बार हर एक लूप में ऐसी चीजों को करना, तो वो पोर्ट्रे करती है उसकी स्ट्रॉन्ग विल को, मतलब उसकी विल इतनी स्ट्रॉन्ग है उसी की वजह से वो ऐसा कर पाई। अगर नहीं होती तो भाई वो सच में पहले ही हार मान लेती। तो इसी चीज को यहाँ पे रिमोरू एडमायर करता है कि भाई क्लोई सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो उससे कहता भी है कि तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है यहाँ पे, और वो भी यहाँ पे ये सारी चीजें क्लोई से सीखना चाहता है। और यहाँ पे रिमोरू फाइनली कहता है कि अगर बाद में कोई भी डेंजर आता है, कोई भी खतरा आता है, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को पता चल चुका है कि आगे चल के बहुत सारे कांड होने वाले हैं और उसकी जान भी खतरे में है। तो वो सोचता है कि भाई वो ऐसे हार नहीं मान सकता, क्योंकि अभी उसे पता चल चुका है, तो उस वजह से उसे कोई ना कोई काउंटर मेजर तो करना ही पड़ेगा। और भाई यहाँ पे रफाइल भी कहते हैं कि बिल्कुल हमें कोई ना कोई सोल्यूशन के बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू को रियलाइज हो चुका है कि अगर वो अकेला हारता है तो भाई वो अकेला नहीं मरेगा, बल्कि उसके पीछे जितने भी लोग हैं वो भी उसके साथ मारे जाएंगे। तो उस वजह से वो सोचता है कि भाई अभी जितने भी एनिमीज होंगे वो उनको नहीं छोड़ने वाला, मतलब वो उनको समझेगा कि ठीक है क्या करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर उस वजह से उसके लोग मारे जा रहे हैं तो भाई वो एक को भी नहीं छोड़ने वाला। तो उसी के साथ यहाँ पे अपना ये सीन कंक्लूड हो जाता है और उसके बाद अपना सीनियर हो जाता है थोड़े टाइम आगे, मतलब उसी दिन उसी रात को, जहाँ पे लियोन के साथ रिमोरू डिस्कस करता है और लियोन उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्लोई और उसका रिलेशन कैसा है। मतलब यहाँ पे वो बताता है कि क्लोई और वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, तो उसके वजह से उनका जो रिलेशनशिप है वो एक सिबलिंग की तरह है, तो उस वजह से वो इतना अटैच है यहाँ पे क्लोई से। और वो यहाँ पे वो उससे ज्यादा कुछ बताता नहीं है रिमोरू को, क्योंकि रिमोरू समझ जाता है कि भाई ये चीजें इतनी पुरानी है कि शायद यहाँ पे क्लोई भी भूल चुकी होंगी, तो इस वजह से वो इतनी ज्यादा बातें कहता नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि भाई लियोन बहुत ही काम बंदा है, मतलब सब लोगों के सामने वो बहुत ही काम और कूल रहता है, लेकिन जब बात आती है क्लोई की वो भाई पूरा बौखला जाता है, उसके सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। मतलब यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो कि जैसे ट्रेनी भाई यहाँ पे रामिरेस को बिगाड़ती है, उसी तरह लियोन क्लोई के लिए करता है, मतलब वो यहाँ पे रामिरेस और ट्रेनी को भी राइवल कर सकता है इन चीजों में। लेकिन उसके बाद हमें क्लोई के बारे में बताया जाता है कि अभी वो उसके एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्योंकि उसकी जो क्रोनोआ की कॉन्शियसनेस है जो कि उसके बॉडी में है वो वैसे ही काम कर रही है जैसे कि अपना रिमोरू और विजडम किंग रफाइल कर रहे हैं, तो उस वजह से वो उनके बॉडी का कंट्रोल स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो क्लोई है वो उसके क्रोनोआ के कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर सकती है, मतलब इन दोनों की कॉन्शियसनेस मर्ज हो सकती है बैटल्स के दौरान। उस दौरान वो भाई अपने एडल्ट फॉर्म में आती है, मतलब यहाँ पे क्लोई के पास अभी बहुत ज्यादा एडवांटेज आ चुका है फाइट के दौरान। लेकिन उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि क्लोई ने यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया है कि वो उसके चाइल्ड फॉर्म में ही रहेंगी, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बाकी के बच्चे हैं वो उसे एडल्ट फॉर्म में देख के बहुत ही पागल हो जाएंगे, तो उस वजह से वो सोचती है कि उसे एक चाइल्ड फॉर्म में ही रहना चाहिए। और यहाँ पे रिमोरू भी हाँ कहता है उससे। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीनियर शिफ्ट होता है लुमिनस के तरफ, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है ग्रांडबेल के बारे में। मतलब यहाँ पे वो रिमोरू को बताती है कि ग्रांडबेल कैसा बंदा था और उसने ये चीजें क्यों की। और यहाँ पे लुमिनस एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रांड बहुत ही बढ़िया बंदा था पहले, लेकिन जब से उसकी वाइफ की मौत हुई, मतलब मारिया की, तो भाई वो सच में बहुत ही पागल हो चुका था। लेकिन उसके बाद कुछ हजारों साल बाद भाई उसे मौका मिलता है मारियाबेल के थ्रू सारी चीजों को ठीक करने का, मतलब उसकी एक आखिरी उम्मीद, लेकिन भाई वो भी रिमोरू के फाइट के दौरान खत्म हो जाती है। वैसे तो यहाँ पे यूकी ने उसे खत्म किया, लेकिन भाई रिमोरू के पास उसका कुछ प्रूफ नहीं है। तो उसके मरने के बाद भाई यहाँ पे सच में ग्रांडबेल पागल हो चुका है, तो उसी की वजह से यहाँ पे ग्रांडबेल डिसाइड कर लेता है कि भाई उसने अभी सारी चीजें खो दी है और उसके पास अभी एक ही रास्ता है, और उसी की वजह से वो यहाँ पे ट्रू हीरो को अवेकन करता है। मतलब उसे पता है कि अगर ये चीजें गलत हो गई तो भाई पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी वो यहाँ पे क्रोनोआ को अवेकन करता है, क्योंकि वही उसके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू भी समझ जाता है कि ग्रांडबेल जो है वो एज अ हीरो, उसके जो वर्च्यू है और उसका जो रिजल्ट है वो भाई उसने बिल्कुल सही किया है। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू खुद को कंपेयर करता है कि जिस टाइम पे यहाँ पे उसके लोगों के ऊपर अटैक हुआ था, जिनसे वो प्यार करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है, और वही सिनेरियो यहाँ पे ग्रांडबेल के साथ हुआ। मतलब ह्यूमैनिटी से वो इतना प्यार करता है,
है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, उसके लॉर्ड वंस भी गए, मतलब मारिया गई, मारिया बेल गई, राजुल भी गया और बहुत सारे लोग। तो भाई वो बंदा क्या करता, उसने जो उसे सही लगा वही किया ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भाई यहाँ पे रिमोर भी थोड़ा कनेक्ट करता है ग्रांबिल के साथ कि यार उसने जो फील किया, उसने जो सारी चीजें की वो लगभग सारी चीजें सही थी, मतलब उसके नजरिए से देखा जाए तो वो इतना सही नहीं था। लेकिन अगर ग्रांबिल के नजरिए से देखा जाए तो भाई अगर वहाँ पे रिमोर भी होता तो शायद यही अप्रोच लेता। और भाई उसी के बाद अगला दिन निकलता है। जैसे कि इनका प्लान था कि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा, वैसे ही उस ग्रैंड कैथेड्रल के सामने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो भाई इसी के साथ यहाँ की सारी चीजें क्लियर होती है। तो भाई उसके बाद हमें एक सीन एक्सप्लेन किया जाता है कि जहाँ पे मारिया और ग्रांबिल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जस्ट वो आफ्टर लाइफ में जाने से पहले उसी जगह पे ये सीन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे मारिया नींद में से उठती है और वो बताती है कि उसने बहुत स्ट्रेंज ड्रीम देखा और उसमें वो बताती है कि उस ड्रीम के अंदर वो एक सेल्फिश लिटिल गर्ल थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रांड उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर सपना कैसा था। तो भाई यहाँ पे जो मारिया होती है वो एक्सप्लेन करती है कि बहुत ही बढ़िया था, लेकिन शायद उससे वहाँ पे उस लाइम की बातें मान लेनी चाहिए थी। मतलब उसके ड्रीम में भी उसने रिमोरू का अपोजिट किया है, उसकी बातें नहीं मानी जैसे कि भाई यहाँ पे ग्रांबिल ने किया। तो यहाँ पे ग्रांबिल जवाब देता है कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो सच में बहुत ही डरपोक है, क्योंकि वो हमेशा किसी और पे भरोसा नहीं कर पाते अगर उनकी सोच उनसे डिफरेंट है। क्योंकि वो बताता है कि यहाँ पे ह्यूमंस बहुत ही पॉलिटिकली सोचते हैं उस टाइम पे अगर कोई उनसे अलग है, और वो कभी भी उन पे टोटली भरोसा नहीं कर पाते। और जो भी लोग लीड करना चाहते हैं उनमें ये क्वालिटीज होती है, इसी के वजह से यहाँ पे हमें ऐसा आउटकम मिला है। भाई ये चीज सुन के यहाँ पे मारिया बहुत ही थोड़ा गुस्से में आती है और उसे पसंद नहीं आती है बातें, और वो सोचती है कि अगर उसे फिर से मौका मिले तो वो बिल्कुल यहाँ पे रिमोर के ऊपर भरोसा करेगी। मतलब यहाँ पे ये चीजें होने तो नहीं वाली, लेकिन आफ्टर लाइफ में जाने से पहले जैसे लोग सोचते हैं कि भाई अभी ये फाइनल मोमेंट है, लेकिन अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम होता है तो वही वो डिसीजन अपने चेंज करेगी, और यही सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे वो ग्रांबिल से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा सपना कैसा था। लेकिन यहाँ पे ग्रांबिल कहता है कि उसका जो सपना है वो बहुत ही बुरा और बहुत ही डरावना था, जिसमें बहुत सारी गलत चीजें हुई। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा भाई इसके साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई, जैसे मारिया की मौत, उसके बाद मारिया बेल की मौत और उसके सारे लोग जो कि उसके साथ थे, उसमें राजुल भी शामिल है, बहुत लोग मारे गए, उसका प्लान भी फ्लॉप हो गया। तो उस वजह से उसका जो ड्रीम था, मतलब उसकी लाइफ बहुत ही बुरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश इस वजह से है क्योंकि उसको आखिरी में उसकी जो उम्मीद थी, उसकी जो होप थी वो मिल चुकी है। तो इस वजह से वो अभी भी खुश है और वो उम्मीद करता है कि भाई आगे की जो जर्नी होगी वो शायद बहुत ही बढ़िया होगी। तो भाई उसी की वजह से यहाँ पे ग्रांबिल भी खुश है और उसके वजह से यहाँ पे मारिया भी खुश है। तो उसके बाद यहाँ पे मारिया कहते हैं कि वो फाइनली दोनों अभी एक साथ आ चुके हैं, तो वो अपनी बची हुई लाइफ है वो साथ में बिता सकते हैं, और उस वजह से आगे चल के उनका जो बच्चा होगा वो उसके साथ भी बहुत बढ़िया उनकी लाइफ स्पेंड करेंगे। मतलब यहाँ पे ये चीजें रियलिटी में तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर लाइफ में जाने से पहले ये दोनों ऐसा सोचते हैं, और उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि शायद उन्हें अभी जल्दी करनी चाहिए क्योंकि दूसरे साइड में यहाँ पे राजुल भी उनका वेट कर रहा है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे मारिया क्वेश्चन करती है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ भूल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से वापस नहीं आने वाले, तो शायद हमें पहले ही चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्रांबिल कहता है कि तुम मेरे साइड में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब इसके साथ ये क्लियर भी हो जाता है यहाँ पे कि इन दोनों को पता है कि ये अभी आफ्टर लाइफ में जाने वाले हैं इसके बाद, तो उस वजह से ये इनका फाइनल मोमेंट है इस जगह पे। और इसी के साथ ये दोनों अपने हाथ पकड़ के एक साथ उसका जो प्रॉमिस लैंड है, मतलब आफ्टर लाइफ, वहां पे जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो ग्रांबिल की जर्नी है, जो कि एक हीरो है, वो कंप्लीट होती है। मतलब हमें इस वजह से इतना डिटेल में यहाँ पे ग्रांबिल के बारे में बताया गया क्योंकि भाई ये बंदा देखो एज अ विलन रोल प्ले कर रहा था इन सारी चीजों में, लेकिन उसका ओरिजिनल गोल कुछ अलग ही था जो कि उसे सच में एक हीरो बनाता है। मतलब उसका रास्ता कुछ गलत था और कुछ डिफरेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी उसी की वजह से अभी क्रोनो और क्लोई जिंदा है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो वॉल्यूम 11 है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद भाई अभी वॉल्यूम 12 फाइनली शुरू होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।